राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट तकरीब का हुआ इनेकाद। तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लखनऊ में भी पुलिस लाइन में बीटिंग द रिट्रीट तकरीब का हुआ इनेकाद। ख्वातीन के हमला होने के 24 हफ्तों तक हमल गिरवा सकेंगी। इससे मुताल्लिक तजवीज़ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में दी गई मंजूरी। बजट इजलास से पहले 30 जनवरी को सरकार ने बुलाई है कुल जमाती मीटिंग। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के पहले दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास को करेंगे खिताब। और हैमिल्टन में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराया। जीत के लिए मिला था 18 रन का निशाना। टीम इंडिया ने सुपर ओवर में बनाए 20 रन। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई वजीर और सरकर्दा हस्तियां मौजूद थीं। बीटिंग द रिट्रीट युवाओं में जमहूरिया तकरीब के अख्ताम की अलामत है। प्रोग्राम में फौज, फिजाइया और बहरिया के बैंड ने रवायती धुन के साथ मार्च किया। समापन समारोह समाप्त हुआ। बहन को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। इकहत्तरवीं यौम जमहूरिया के बाद आज रवायती बीटिंग द रिट्रीट परेड का लखनऊ के पुलिस लाइन में इनेकाद किया गया। परेड की सलामी रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ली। इस मौके पर पुलिस की मुख्तलिफ टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लेकर 71वें यौम जमहूरिया की अख्तामी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर परेड को देखने जहां स्कूली बच्चे आए, वहीं लखनऊ के शहरियों ने भी बीटिंग द रिट्रीट का लुत्फ उठाया। और
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में उस तजवीज़ को मंजूरी दी गई कि ख़वातीन हामला होने के 24 हफ्तों तक हमल गिरवा सकेंगी। फिलहाल ये वक्त की हद 20 हफ्तों तक है, यानी 5 महीने बाद हमल नहीं गिरवाया जा सकता। किसी खुसूसी सूरत हाल के लिए अदालत की इजाज़त लेनी पड़ेगी और इस सिलसिले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तरमीमी बिल 2020 आइंदा बजट इजलास में पेश किया जाएगा। इत्तलात और नशियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीटिंग के बाद बताया कि हमल गिरवाने की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा ख्वातीन की तरफ से किया जा रहा था। इसके अलावा डॉक्टर भी इसकी सिफारिश कर रहे थे और अदालत ने भी इस मामले में अपील की थी। And for giving reproductive rights to the women, the limit of 20 weeks for medical termination of pregnancy has been increased to 24 weeks. This was important because in first 5 months there were cases that the concerned girl doesn't realize and then they has to go to courts. So this was widely discussed with stakeholders. There was group of ministers under Nitin Gadkari ji and this will impact positively on even reducing the maternal mortality. पार्लियामेंट के आइंदा बजट सेशन को ठीक ढंग से चलाने के लिए सरकार ने सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग कल सुबह 11:30 बजे होगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। कल शाम 6:30 बजे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास को 31 जनवरी को सदर जमहूरिया खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। मोदी सरकार का बजट 1 फरवरी को आना। आवाम को इस बजट से काफी उम्मीद है। सरकार इक़्तिसादी चैलेंजों का मुकाबला करते हुए मुख्तलिफ स्कीमों को किस तरह बजट में नाफिज करेगी, इस पर भी आवाम की निगाहें हैं। मुल्क का नौजवान और नौकरी पेशा लोग बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, आइए देखते हैं इस पर लखनऊ के बाशिंदों का रद्द-ए-अमल। एजुकेशन प्रॉपरली की एजुकेशन नहीं कि सभी को आप शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया जाए। बजट में इसको भी शामिल किया जाए कि लोअर क्लास का जो व्यक्ति है उसको कम से कम एज यूजुअल आप उसको लोन प्रोवाइड कराएं और बच्चों को ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं उनको कम से कम फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बुक्स के लिए पैसा और उनको रहने का हॉस्टल फैसिलिटीज़ इशू कराए कम से कम पैसों में। ये चीज़ मेनली बजट में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को खासकर इन सब चीज़ों को कंसेशन होना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए कि जैसे स्मॉल वेंडर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए होना चाहिए कि लोन मिलने में थोड़ा आसानी होनी चाहिए। इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये होता है। और ज़्यादा थोड़ा टैक्सेस में थोड़ा वो लिवाइज बढ़नी चाहिए छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए। बस यही बजट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर टैरिफ ड्यूटीज़ जो है हमारी इंपोर्ट टेक्नोलॉजी पे अगर वो थोड़ी सी कम हो जाए तो बेहतर रहेगा। बजट इस बार का अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो एज अ स्टूडेंट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बजट्स बने कि उनके जो भी हायर एजुकेशन हो, जो भी हो, उनके लिए लोनिंग अच्छे से मिल पाए और जो भी उनकी फैसिलिटीज़ को रुकने ना पाए। अदर देन दैट हम ये चाहेंगे कि जो और भी क्लासेस होती हैं लाइक मिडिल क्लास, लो क्लास, सबके लिए एक प्रॉपर बजट होना चाहिए, एक जस्टिफाइड बजट होना चाहिए। लाइक अगर कोई मिडिल क्लास है तो इट डजंट मीन कि उसको कैटेगराइज करके दिया जाए, फार्मर्स को भी दिया जाए, बिजनेसमैन को भी दिया जाए। तो बजट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। सर, हम कई वर्षों से देख रहे हैं जिस तरह से बजट का ये प्रावधान किया जा रहा है, हर कर्मचारियों में एक आशा होती है कि इस बार बजट की सीमा बढ़ाई जाएगी। जैसे अभी पिछली बार 5 लाख रुपए का सीमा की गई थी, मानता हूँ कुछ बजट उचित था, लेकिन 5 लाख के ऊपर 1 रुपये बढ़ता था, फिर वही सीमा आपको वहीं पर आ जाती थी। तो एक बहुत ही एक जो उत्साह लोगों के अंदर कर्मचारियों के प्रति था कि हाँ, सरकार एक अच्छा बजट देगी कर्मचारियों के प्रति। कोई एक कर्मचारी ही ऐसा, सरकारी मुलाजिम ऐसा होता है जो शुद्ध इनकम टैक्स जो है पे करता सरकार का होता है। तो इस पर विचार करना चाहिए सरकार को, कर्मचारियों के प्रति उनको बजट में सीमा को बढ़ाना चाहिए और जो आपकी बचत है उस पर बढ़ोतरी करनी चाहिए। राजधानी में मुनक्किद होने वाले डिफेंस एक्सपो में भारतीय बहरिया भी अपनी सलाहियत का मुजाहरा करेगी। गोमती के किनारे बने रिवर फ्रंट पर बहरिया अपनी सलाहियत और टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेगी। आइए देखते हैं अपने नुमाइंदे आशुतोष की रिपोर्ट।
राजधानी लखनऊ का है यह गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट। इस रिवर फ्रंट पर डिफेंस एक्सपो 2020 का नौसेना का अभ्यास होगा। नौसेना अपनी यहाँ पर ताकत दिखाएगी और साथ में तकनीक भी दिखाएगी। तकनीक में क्या कुछ होगा, यहाँ पर उन सब चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी कि नौसेना किस तरह से काम करती है, और साथ ही इस नदी में कई सारे हेलीकॉप्टर के माध्यम से किस तरह से उनका जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, किस तरह से ध्रुव चेतक हेलीकॉप्टर काम करते हैं, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन किया जाएगा। सेना ने यहाँ पर ये बंकर बनाया है, किस तरह से सैनिक जो है सीमाओं पर काम करते हैं, बंकरों में रह करके किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, दुश्मनों से किस प्रकार लोहा लेते हैं, यह यहाँ राजधानी वासियों को एक बार प्रदर्शित करने के लिए डिफेंस एक्सपो में यह नमूने के तौर पर लगाया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि टैंक रखे हुए हैं। इन टैंकों के माध्यम से ये टैंक किस तरह से युद्ध में काम करते हैं, किस तरह से कि इसमें तकनीक है और क्या कुछ आने वाले दिनों में इसमें परिवर्तन होने वाला है, डिफेंस एक्सपो 2020 राजधानी लखनऊ में यह जरूर बताएगा। देश की नौसेना एक बड़ी ताकत है और इस प्रदर्शनी में, इस डिफेंस एक्सपो में नौसेना भी अपनी पूरी ताकत, पूरी तकनीक को यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। पानी में किस तरह से टैंक काम करते हैं, या वो कौन से उपकरण हैं जो आतंकरोधी होते हैं या दुश्मन से लोहा लेते समय उन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, क्या कुछ दिखाया जाएगा नौसेना की तरफ से। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं गार्गी सिन्हा, डिफेंस पीआरओ हैं। गार्गी जी, किस तरह से नौसेना की तैयारी है और नौसेना क्या कुछ इस डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित करने जा रही है? यहाँ पे नौसेना और कोस्ट गार्ड की तरफ से कुछ शोज़ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। नेवी की तरफ से यहाँ पे जेमिनी बोट्स, सेल बोट्स ये रहेंगी, और इसके अलावा जो हमारे मरीन कमांडोज़ हैं वो रहेंगे। जो चेतक हेलीकॉप्टर है उससे ये लोग दिखाएंगे कि कैसे विंचिंग की एक्सरसाइज होती है, पानी में से कैसे ये लोग निकालते हैं लोगों को जो डूब रहे होते हैं या एक्सरसाइजेस के दौरान, वो चीज़ यहाँ पे शोकेस की जाएगी। इसके अलावा कोस्ट गार्ड की ओर से यहाँ पे वाटर स्कूटर्स वगैरह हैं जो शो करेंगे। T-90 टैंक है ये। रात के अंधेरे में ये दिन से भी बेहतर काम करता है और वज्र की तरह दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता है। 5 मीटर पानी की गहराई हो, उसको भी पार करने में इसको हिचक नहीं लगती है। इस टैंक से मिसाइलें दागी जाती हैं। इस टैंक से दुश्मन को 5 किलोमीटर तक देखा जाता है और उसके ऊपर कड़ा प्रहार किया जाता है। ये टैंक जरूर बड़ा है, लेकिन इसमें बैठ करके जवानों के लिए काम करने के लिए जगह बहुत ही कम होती है, और जब ये ढक्कन ऊपर से पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो इसके अंदर बैठ करके काम करना और भी चुनौती भरा होता है। लेकिन बहादुर जवान इसी टैंक में बैठ करके दुश्मनों के दांत खट्टे किया करते हैं। टैंक के भीतर वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, संचार के वो सारे उपकरण लगे हुए हैं, जिससे 40 किलोमीटर तक इसमें बैठा हुआ क्रू अपने अन्य साथियों के साथ बातचीत कर सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइलें इससे छोड़ी जाती हैं। एक बार लेजर गाइडेड मिसाइलें जब इससे निकलती हैं तो सीधे दुश्मन पर घातक प्रहार करती हैं। नौसेना के करतबों को देखने के लिए राजधानी वासियों को निश्चित रूप से इंतजार है इस बात का कि डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में, उत्तर भारत में अगर आयोजित हो रहा है तो यह पूरी सफलता के साथ आयोजित हो। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़ लखनऊ। अपने पार्लिमानी हलके सुल्तानपुर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंची साबिक मरकजी वजीर और रुकने पार्लियामेंट मेनका संजय गांधी ने आज कादीपुर के पडेला में वाक़ई एक यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले को खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौकरियों की कमी नहीं है। इस रोजगार मेले में 58 कंपनियां नौजवानों को रोजगार देने आई हैं। उन्होंने कहा कि तहसील की नई इमारत के बाद अब जल्द ही इज्तिमाई सेहती मरकज़ की इमारत को खाली करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के 5 इज्तिमाई सेहती मराकज़ को उनके फंड के जरिए एक्सरे मशीन दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर के वकीलों की मांग पर रजिस्ट्री दफ्तर को तहसील के अहाते में ही कायम करा दिया गया है। मेनका गांधी ने कहा कि अखंड नगर कादीपुर के लोगों के लिए एक नई बस की सौगात दे दी गई है। नहीं खींचेगी ना, व्यवस्था नहीं की गई और वो था आपका CHC अस्पताल। अभी तक वो CHC बहुत सालों से नहीं चल रहा था क्योंकि उसमें तहसील के लोग बैठे थे। हमने तहसील के लोगों को एक परिकर दिया ताकि वो अपने बिल्डिंग में चले जाए, और आज मैं खुद जा रही हूँ अस्पताल को देखने के लिए कि ये चल रहा है। मुझे कहा गया था कि 5 अस्पताल, 5 CHC हैं जिनको एक्सरे नहीं मिला है, इसलिए मैं 5 के लिए मैं खुद अपने पैसों से एक्सरे डलवा रही हूँ।
गाजियाबाद में मरकजी वजीर मुमलकत जनरल वी.के. सिंह ने एक अवामी राब्ते जलसे में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने CAA और NRC के बारे में फैले शुबहात को दूर करते हुए बताया कि यह कानून किसी की भी शहरियत छीनेगा नहीं, बल्कि शहरियत देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 70 सालों में सिस्टम में जो खराबियां आ गई थीं, उनको दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों के उसमें शक थे, खासकर CAO को लेकर, तो सरकार ने क्या काम किया है, क्यों उससे ऑपोजिशन को लग रहा है कि उनका वजूद खत्म हो रहा है, उसके बारे में बातचीत। क्या लगा सर इससे, मतलब क्या आपने समझा पाए उन लोगों को? देखिए, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो समझना चाहता है वो समझ जाएगा। मेरा मानना है कि 99% लोग समझते हैं, 1% लोग हैं जो नहीं समझना चाहते। वी.के. सिंह जी ने समझाया है कि इसमें कोई भी रिलीजन को कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जो नागरिकता है वो सबके लिए है और उसमें किसी को देश से निकाला नहीं जा रहा, नागरिकता दी जा रही है, ली नहीं जा रही है किसी से। ठीक लगा, क्या है, एक होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान सुखी रहे, है ना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि भ्रम ज़्यादा फैलाया जा रहा है इस नागरिकता कानून को लेकर, और हमारे हिसाब से ये लागू होना चाहिए। मैं तो पूर्णतः इसका समर्थन करती हूँ, आई एम कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ दिस। उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए चलाए जा रहे गंगा यात्रा प्रोग्राम के तीसरे दिन मिर्जापुर जिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किया और दरबार में माथा टेका। इसके अलावा उन्होंने कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने अमरावती चौराहे पर वाक़ साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वज़ीर आला ने भोना चौराहे पर वाक़ सरदार पटेल के मुजस्समे की भी नकाब कुशाई की। अष्टभुजा डाक बंगले पर पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने विंध्य इलाके की तरक्की को लेकर अफसरान के साथ मीटिंग की। मां गंगा की इस यात्रा के लिए हमारे जो मंत्रियों ने, पदाधिकारियों ने जो यात्रा निकाली है, शंकर गिरी और अन्य पदाधिकारी जो निरंतर लगे हुए हैं, इन सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में यात्रा आपके इस विंध्यवासिनी धाम पर आई है। आपने जो स्वागत किया है, मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। आने के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भव्य प्रतिमाओं का भी आज यहाँ पर अनावरण किया है। इन दोनों महापुरुषों का भारत के प्रति, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, भारत की एकता अखंडता के प्रति और भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान इन महापुरुषों ने किया है, यह योगदान उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित के लिए आज उनकी मूर्ति के रूप में विंध्यवासिनी के पवित्र धाम पर हम सबको देखने को मिला है। गंगा यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति के वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गंगा बैराज वाक़ई प्रोग्राम की जगह का मुआयना किया और CSA में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की तरगीब से गंगा यात्रा निकल रही है। इस यात्रा का मकसद गंगा नदी को साफ सुथरा बनाना और गंगा में कोई गंदा नाला न गिरे, इसका बंदोबस्त करना है। उन्होंने कहा कि बिजनौर और बलिया से चलकर दोनों यात्राएं 5 दिन बाद कानपुर शहर में 31 जनवरी को अटल घाट बैराज पर खत्म होंगी। उसका बिजनौर से कानपुर तक उसकी कुल दूरी 500। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गंगा यात्रा हो रही है और भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर इस तरीके की भव्य गंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हमको लगता है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व है, उसमें आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म को अर्थ से जोड़ने की दृष्टि से गंगा यात्रा हो रही है। और गंगा यात्रा का बड़ा उद्देश्य है कि गंगा के तट पर निवास करने वाले सभी 1038 ग्राम पंचायतों का और हमारे सभी 21 नगरीय क्षेत्रों का चतुर्दिक विकास हो और गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो। और इस दृष्टि को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में 2 गंगा यात्रा चल रही है। एक पहली जहाँ पर गंगा मैया उत्तर प्रदेश में प्रवेश
प्रवेश करती हैं और दूसरा जहाँ से गंगा मैया उत्तर प्रदेश को छोड़ती हैं। भारत में पूरे गंगा मैया का प्रवाह 2525 किलोमीटर का है, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर गंगा मैया बहती हैं और उसमें एक बृहद यात्रा निकाली जा रही है। जल मार्ग से भी और रोड से भी, रथ के माध्यम से भी यात्रा चल रही है। निश्चित रूप से जिस भव्यता और दिव्यता के साथ गंगा मैया की यात्रा चल रही है और जन सहभागिता हो रही है, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, उसको सबको दृष्टिगत रखते हुए कानपुर का कार्यक्रम भी अद्वितीय होगा, बहुत दिव्य होगा, बहुत भव्य होगा। सब लोग इसमें लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है, जनता भी लगी हुई है और सबके मन की श्रद्धा है कि मेरी गंगा मैया स्वच्छ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, अविरल होनी चाहिए। लखनऊ के गोमती नगर वाक़े जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने 200 कमरों के हॉस्टल और रिहायशी टावर की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने गेस्ट हाउस का मुआयना और इफ्तिताह किया। कौशाम्बी जिले में सीबीआई एक बार फिर डेरा डालकर साल 2012 से 2016 तक हुई नाजायज कानूनी की जांच कर रही है। सीबीआई के अफसरान और बालू माफियाओं से पूछताछ करेगी। 2 दिसंबर की रात से ही 2 रुकनी अफसरान की टीम काशीराम गेस्ट हाउस में रुकी है। हाईकोर्ट ने सरकार को हुक्म दिया था कि 21 मई 2012 से ई टेंडरिंग के जरिए बालू की कानूनी कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बालू माफिया ने सिंडिकेट बनाकर सरकार और इंतजामिया से साठगांठ करके जिले में जमुना के 1.5 दर्जन घाटों में 31 मई 2012 से जून 2016 तक बड़े पैमाने पर बालू की नाजायज कानूनी कराई। जिले के जमुना घाटों में हुई बालू की नाजायज कानूनी की अधूरी जांच को पूरा करने के लिए 2 रुकनी मरकजी जांच ब्यूरो की टीम फिर से जांच करने पहुंची। सीबीआई के अफसरान महकमे कानूनी के ताउन से अल्तवा में पड़ी हुई जांच को पूरा करने में मसरूफ हैं। कानूनी अफसर आरपी सिंह का कहना है कि सीबीआई के जांच में महकमे हर तरह की मदद करेगा। 12 से लेकर 16 तक की जांच के लिए कहा गया। उसी जांच के लिए सीबीआई स्वयं जिला में आई हुई है। 27 को शाम में आई है और वह वर्तमान में अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। कार्यालय का जो भी वो सहयोग चाहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं पूरा सहयोग प्रदान किया जाए उनका। ये तो वही बता सकते हैं कि फाइनल है कि क्या है, लेकिन वो लोग आए हुए हैं। 2 लोग हैं वर्तमान में कांसीराम गेस्ट हाउस में रुके। फिरोजाबाद के एमएलए एमपी के खुसूसी जज डॉक्टर केशव गोयल ने समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए अजीम भाई को रोडवेज बस में आग लगाने के इल्जाम में कसूरवार पाते हुए 10 साल के कैद बामुशक्कत और 12,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह की मजीद कैद भुगतना होगी। फिरोजाबाद में 19 साल कबल हुए इस वाक़े के मुकदमे में संजय यादव और मनशाराम पहले ही बेकसूर करार दिए जा चुके हैं और अजीम भाई के मामले की सुनवाई अलग से की जा रही थी। अजीम भाई फिरोजाबाद सदस्य समाजवादी पार्टी के एमएलए रह चुके हैं और फिलहाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ थे। अजीम भाई को सजा सुनाने के बाद जिला जेल भेज दिया गया। लोग नामजद थे, मैं था, संजय यादव थे, मनशाराम यादव थे। तो संजय यादव और मनशाराम यादव बरी कर दिए गए थे पहले ही। हमारी फाइल अलग थी, तो आज माननीय न्यायाधीश ने सज़ा बोली है। कानून पर विश्वास है और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। अदालत के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। ये मामला पुराना है। जब फूलन देवी की हत्या हुई थी तो प्रजातंत्र में विरोध करना राजनीतिक व्यक्ति का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। उनकी क्रूरता से हत्या की गई थी। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने ऐलान किया था कि इसके खिलाफ, हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया। उसमें जो लोग थे उसमें 2 लोग छूट गए, बरी कर दिए गए और अजीम को आज सजा दे दी गई है। कानून पर हमें लोग विश्वास है, अदालतों पर बहुत भरोसा है। अब जो आदेश है उसको स्वीकार करते हैं और उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे।
चित्रकूट में वजीर आजम रिहायशी स्कीम शहर में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों को अपना पक्का मकान बनवाने के ख्वाब को पूरा कर रही है। बारिश, सर्दी और गर्मी से कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना था। जिले में 5000 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1600 बनकर तैयार हो गए। मुस्तफीद हुए राम रतन, सुनील, संतोषिया और अनुराधा ने बताया कि पहले उनका मकान कच्चा था, जिसकी वजह से उन्हें बरसात में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इक़्तिसादी हालत अच्छी न होने की वजह से वो पक्का मकान नहीं बना सकते थे। उन्होंने बताया कि अब पक्का मकान बन जाने से उनके मसाइल हल हो गए हैं। जिले में शहरी इलाके में वजीर आजम रिहायशी स्कीम के तहत 5000 मकानात मंजूर हैं, जिसमें से 1600 मकानात बनकर तैयार हो गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि बनवा पाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने हमको आवास दिया। पहले हमको किस्त 50,000 की आई थी, फिर हम लोगों ने थोड़ा से बनवाया, फिर इसके बाद हमको किस्त मिला 1.5 लाख, फिर हम लोगों ने लेंटर तक पहुंचा और फिर 50,000 मिला, जिसमें हमारा घर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने जो नक्शा हमको मिला था सरकार की तरफ से, उसी नक्शे के हिसाब से हमने पूरा मकान बनवाया है। हमने 2 कमरे बनवाया है, किचन बनवाया है, लैट्रिन बाथरूम बना है। पहले दिक्कत ये थी कि यहाँ पानी भर जाता था, बरसात में कीड़े, सांप, बिच्छू सब निकलते थे, बहुत समस्या आती थी। बिजली भी नहीं रहती थी, यहाँ पे पानी की समस्या होती थी। अब सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। आवास मिला है हमको, पहले बहुत दिक्कत थी, इसलिए आवास मिला। पहले कच्चा मकान था, अब बन गया, हो गया, मिल गया आवास तो बन गया। और बहुत दिक्कत थी, पानी भर जाता था, और हमने 2 कमरा और किचन बनवाए। पहले हमारा कच्चा घर बना हुआ था, उसमें से जब बारिश वारिश होती थी तो अक्सर हमेशा हर साल कच्चे घर गिर जाते थे, तो उससे हमें बहुत तकलीफ होती थी। अभी जब से ये प्रधानमंत्री आवास योजना हमको मिली तो हमारा वो पक्का घर बन गया है, तब से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा है, हमें अच्छे से हम रहते हैं अब। नहीं, पहले तो हमेशा परेशानी, दिक्कत होती रहती थी। बरसात आती थी तो हमेशा घर गिर जाते थे, हर वर्ष उनको बनाना पड़ता था, घर चूते रहते थे, रात रात भर सो नहीं पाते थे, ऐसी परेशानियों में थे। अब जब से थोड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गई है, तब से अब अच्छा है कि अच्छे से रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहते हैं। हैमिल्टन में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हरा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई, इजाजत दीजिए, शब्बा खैर।